हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आपके लिए लेकर आया हूं रैपिड रिवीजन सीरीज सीयूईटी एग्जाम के लिए। भारत के सबसे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। और आज का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। बात होती है रिलेशन से। रिलेशंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सेट दिया हो ए और एक सेट दिया हो बी, अगर मुझे इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं इनका ए क्रॉस बी करके रिलेशन निकालूंगा। और एलिमेंट रहेंगे 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी। क्या होगा आंसर? राइट। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। वैसे ही यहां पर हम लोग इसको करते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए करने से इसका जो वैल्यू है वो बदल जाएगा, मतलब अब ए का बनेगा 1 से, ए का 2 से, ए का 3 से। वैसे ही बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से। राइट। इस तरह से आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू आएगी। दे बोथ आर ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ए क्रॉस बी जो रहेगा वो बराबर नहीं रहेगा बी क्रॉस ए से। लेकिन हां, ऑर्डर्ड पेयर होने के साथ साथ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। ये हमारा आंसर रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। रिलेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद हमको बात करनी रहती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे 6 तरह के होते हैं। एम्प्टी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जहां पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट न करे। जैसे कि कैसे? जैसे कि आपने बोला कि ए जो है मेरा सेट है 1 2 3। अब ए कॉमा बी जो है हमारा सेट ए से ही है, मतलब ए की वैल्यू भी सेट ए से ही है और बी की वैल्यू भी सेट ए से ही है। तो हमने देखा कि हम जब ए को ए से ही रिलेशन निकाल देंगे, मतलब ए क्रॉस ए निकाल देंगे, तो बहुत सारे मतलब 9 एलिमेंट बनने वाले हैं। तो ये 9 एलिमेंट हैं। इनमें ये आपके फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, मतलब ए प्लस बी काम करेंगे। अब इनको जरा ध्यान से देखिए, किसी भी टर्म में आप दोनों टर्म को ऐड करोगे तो a प्लस बी 10 नहीं आ रहा, मतलब एक भी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन। वैसे ही नाम के विपरीत, नाम के अगेंस्ट यहां लिखा हुआ है यूनिवर्सल, मतलब एम्प्टी का जो वैल्यू रहेगा, एम्प्टी की जो डेफिनेशन रहेगी उसका जस्ट उल्टा रहेगा यूनिवर्सल में। एम्प्टी में एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, यूनिवर्सल में सारे करेंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए फिर से वही सेट है आपका ए और बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन यहां पर ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके ए और बी के सारे टर्म्स हैं, किसी का भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो वो सारी वैल्यू या तो 0 होंगी या 0 से बड़े होंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे मॉड लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। वैसे ही जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो अगर आपके पास a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है तो आपका पास b कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब 3 कॉमा 2 दिया हुआ है तो 2 कॉमा 3 होना चाहिए, 5 कॉमा 6 दिया है तो 6 कॉमा 5 होना चाहिए। इसका मतलब a कॉमा बी दिया है तो b कॉमा ए होना चाहिए। आइडेंटिटी का बात क्या है? आइडेंटिटी का मतलब ही होता है सेम, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में भी यहां पर भी वही होता है कि r इज इक्वल टू ए क्रॉस ए शुड बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, कोई अगर आपके पास सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, तो आपके पास उस एलिमेंट में, रिलेशन में उसके डबलेट मतलब 1 1 2 2 और 3 3 आना चाहिए, उसको बोला जाएगा आइडेंटिकल रिलेशन। इस हिसाब से तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल रिलेशन बिल्कुल सेम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर सेट में एक एलिमेंट है a 1 2 3, तो तीनों के डबलेट होंगे तब जाके वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, तब जाके आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब तीनों एलिमेंट के अगर डबलेट मौजूद रहेंगे तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर 1 1 का भी डबलेट है तब भी चल जाएगा, 2 2 का डबलेट है तब भी चल जाएगा, 1 1 का और 3 3 का है तब भी चल जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस यही है कि वो
एलिमेंट अकेले नहीं आते, अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों की डबलेट होना चाहिए, पर आइडेंटिटी में अगर 3 एलिमेंट है तो उसका 1 का भी डबलेट चल जाएगा, 2 का भी डबलेट चल जाएगा, 3 का भी डबलेट चल जाएगा। बस कहानी ये कि डबलेट के फॉर्म में होना चाहिए, सारे एलिमेंट के होना और ना होना फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि आर इज इक्वल टू, अगर आपके पास a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर है, अगर आपके पास b कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट आर है, देयरफॉर आपके पास a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू सेट आर होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन है कि अगर आपके पास 5,6 मिल जाता है आपको किसी सेट में, और अगर आपको 6,7 मिल जाता है तो 5,7 होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। लेकिन अगर ये ही नहीं होगा तो वो इसको भी नहीं ढूंढेगा, अकेले इस एलिमेंट को भी वो ट्रांजिटिव कह देगा। क्लियर है? एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास 1,2 3,5 दिया हुआ है, राइट, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है, राइट, ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि a कॉमा बी तो मिल गया पर b कॉमा सी मिला ही नहीं, तो वो a कॉमा बी में ही आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है, बट आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं डोमेन और कोडोमेन रेंज की। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे डालता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालता हूं तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया यहां पे 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है 2, और 2 की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पे देखिए 5 है ना, और 3 की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पे 7, और 4 की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पे 9। तो आपने देखा कि ये जो सारे हैं ये इसके डोमेन हैं। क्या है डोमेन? डोमेन ऑफ फंक्शन हमें क्लियर होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्लियर होना चाहिए, और हमें रेंज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। डोमेन जो रहेंगे वो ऑल इनपुट हैं। क्या? ऑल इनपुट है ना। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया 1 2 3 4, ये हो गए आपके सारे डोमेन। और कोडोमेन क्या हो गए हमारे? ऑल आउटपुट। क्या हो गए? ऑल आउटपुट। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हम बात करें रेंज की, तो रेंज का मतलब होता है ऑल आउटपुट हैविंग इनपुट। मतलब यहां पे क्या आ गया? ये जो है 2 5 7 9, यहां पर जो रहेगी वैल्यू ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 3 5 7 9, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन में बात करेंगे स्विचेस की। जैसे कि आपके घरों में होता है, एक होता है फैन का स्विच, एक होता है कूलर का स्विच, एक होता है ट्यूबलाइट का स्विच। तो वैसे ही जब हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं, तो जब आपके पास घर में ये वाला अरेंजमेंट होता है कि हर एक इनपुट के पास खुद का आउटपुट होता है, हर एक इनपुट के पास दूसरा आउटपुट होता है, तो उसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। क्या बोला जाता है? 1-1 फंक्शन। क्या कहा जाता है? 1-1 फंक्शन। लेकिन हो सकता है कि आपके पास एक स्टेयर हो, स्टेयर के ऊपर सिर्फ एक ही बल्ब लगा हो। जब आप यहां से चढ़ें, स्टेयर पे जब आप यहां से चढ़ते हैं तो इस लाइट को ऑन कर देते हैं, और जब यहां पे पहुंच जाते हैं तो इस लाइट को ऑफ कर देते हैं। तो हुआ क्या? आपने बोला कि सर ये वाला केस तो वो केस है जिसमें कि आपके पास 2 इनपुट हैं, 2 स्विचेस लगे हुए हैं एक ही आउटपुट के लिए। मतलब 2 स्विच लगे हुए हैं एक ही बल्ब को जलने के लिए और बुझाने के लिए। तो यहां पर इसको बोला जाएगा मैनी टू वन। क्या कहा जाएगा? मैनी टू वन। तो आपके पास फंक्शंस 2 तरह के होते हैं, एक 1-1 और एक होता है आपका मैनी टू वन। 1-1 फंक्शन में हर इनपुट के पास एक आउटपुट होगा, दूसरे इनपुट के पास दूसरा आउटपुट होगा। लेकिन मैनी टू वन में 2 इनपुट के पास या ज्यादा इनपुट के पास एक ही आउटपुट होगा। तो इसको कहा जाता है मैनी टू वन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे वाले ऑप्शन की, जिसमें 1-1 को ऑन टू और इन टू ब्रेक करते हैं। Now 1-1 is divided into on to into, many to one is also divided into on to into। यहां पर बात वही है जो हमने पढ़ी थी डोमेन और कोडोमेन वाले केस में, कि जब भी आपके पास कोडोमेन और डोमेन का केस आता है, जैसे कि यहां दिया हुआ है कि यहां पर कोडोमेन बहुत सारे हैं पर रेंज जो है कम है। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी आपके पास कोडोमेन बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ऑन टू रहेगा तो वही आपके रेंज रहेंगे। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो जब भी ऐसा केस रहेगा
तो वो रहेगा आपका ऑन टू। लेकिन अगर आपके पास यहां पे कोडोमेन से ज्यादा आपके पास वैल्यू अलग है, मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, तो यहां पर आप उसको बोलोगे कि ये आपका इनटू बन गया। मतलब दो आउटपुट तो ठीक है अटैच हो गए इनपुट से, लेकिन एक आउटपुट बिना इनपुट के रह गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इनटू फंक्शन। वैसे ही मैनी टू वन में भी सेम केस चलता है कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन यहां पर भी आपके पास अगर देखा जाए तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहां पर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन यहां पे कुछ आउटपुट ऐसे रहते हैं जो इनपुट से मेल नहीं कर पाते, जैसे कि ये वाला। तो यहां पर ये केस बन जाता है इनटू फंक्शन का। तो मैनी टू वन इनटू में ये केस रहेगा, मैनी टू वन ऑन टू में ये केस रहेगा। यहां पर 1 1 है तो 1 1 में 1 1 इनटू में ये केस रहेगा और 1 1 ऑन टू में ये केस रहेगा। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। ये वाला केस याद रखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो कोई रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पर मैं साइन थीटा का ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूं और इसमें आप चेक करिए कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। आपको पता है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 आ रही है कई बार, यस और नो। तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब x की वैल्यू यहां पर अगर हम देखें तो ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। तो पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यू पे आप सभी का y का जो आंसर है वो आ रहा है 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन, साइन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। और हमारा ऑन टू इंटू चेक कैसे होता है? ऑन टू इंटू केस में हम चेक करते हैं क्या सारे y की वैल्यू को x की वैल्यू मिल रही है। अगर सारे y की वैल्यू को x की वैल्यू मिल रही है तो वो ऑन टू है, अगर सारे y की वैल्यू को x की वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो इनटू फंक्शन है। यहां पर देखिए, यहां पर +1 और -1 में रेस्ट्रिक्टेड है, तो y की वैल्यू +1 से -1 तक तो उसको सारी वैल्यू को x मिल रहा है, लेकिन जैसे ही बियॉन्ड 1 जाता है या नीचे जाता है 1 के, -2 चला जाता है, तो यहां पर y की वैल्यू को x नहीं मिलता। इसका मतलब ये मैनी टू वन इनटू वाला केस है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, आपने बोला कि सर यहां पर एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां पे कांस्टेंट फंक्शन को भी हम इस तरह चेक कर सकते हैं। यहां पर आपकी बहुत सारी x की वैल्यू को सेम y की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? मैनी टू वन हो गया। और यहां पर इसके बियॉन्ड यहां पे कोई y की वैल्यू रहेगी तो उसको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके अलग अगर उसको y की वैल्यू चाहिए रहेगी तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये भी आपका मैनी टू वन इनटू हो जाता है। आगे बढ़ के देखते हैं, यहां पर अगर आप केस देखें, मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर आपके पास पता है आप लोगों को कि x की वैल्यू मतलब मॉडुलस x को यहां से v के फॉर्म में हम शो करते हैं। ये आपका कौन सा फंक्शन है? आपने कहा सर यहां पे +2 पर भी y जो है 2 आता है और -2 पर भी y जो है 2 आता है, राइट। यहां पे +4 पे भी y जो है 4 आता है, x की वैल्यू -4 पे भी y जो है 4 आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि -2 और +2 दोनों की वैल्यू जो रहती है यहां पे 2 ही रहती है, +4 और -4 दोनों की वैल्यू यहां पर 4 ही रहती है। तो y अगर यहां पे x इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहां पे fx इज इक्वल टू मॉडुलस x दिया हुआ है, तो मॉडुलस x में वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो ये आपका मैनी टू वन फंक्शन बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये मैनी टू वन ऑन टू रहेगा कि मैनी टू वन इनटू। आपने कहा कि सर यहां पे तो y इज इक्वल टू 4 रहे या y इज इक्वल टू 5 रहे, हर केस में x को वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को यहां पर x की वैल्यू मिल रही है। अगर मैं -2 डाल दूंगा तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, y की वैल्यू -2 पर x की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है मैनी टू वन इनटू। आई होप इट इज क्लियर। So this is how we can solve functions. This is how we can understand relation. This chapter is all about relations and functions और यहीं से सवाल इसके आने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर इसको आप रिवाइज करिए और फटाफट सीक्यूरिटी में फुल स्कोर लेके आइए।